हेलो फ्रेंड्स। 19 फ़ेब को जो हमने एग्ज़ाम लिया था और उसी का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। उसका सेकंड पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। टोटल मिला के 85 क्वेश्चन आपसे टेक्निकल में पूछे थे। बाकी के जो क्वेश्चन थे वो सारे नॉन टेक वाले पार्ट के थे और 45 क्वेश्चंस के लगभग हम लास्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ से नए क्वेश्चंस को, आगे वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और आपको मैं यही बोलूँगी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी तैयारी को टेस्ट भी करना है। तो कंटिन्यूसली हर वीकेंड पे हम ये टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। पेपर तक पूरे आपको टेस्ट मिलेंगे। इसमें टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस का ही सेट आपसे पूछा जाएगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाले क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस किसी ना किसी स्टेट के अंदर कोई भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हीं को हम रिवाइज़ भी करें और साथ में देखें कि हमारे जो टॉपिक हैं आईए वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बार बार हम उन चीज़ों को कोशिश करें कि जो भी टॉपिक हमारे वीक हैं हमें पता चले और हम उनको तैयार करें। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, टर्न hand gestures into virtual control without need for a virtual reality headset. Instead, a tiny sensor that fit onto a chip tracks at high speed and accuracy, not just a big arm waving gesture, but also sub-millimeter hand movement using the radar that allows the control of electronic device without touching them. तो इसमें है क्या, एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि हाथों के इशारों को आभासी नियंत्रण में बदल देता है और इसमें किसी भी हैंडसेट की आवश्यकता नहीं होती बल्कि एक चिप होती है जिसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल उच्च गति का सटीकता, मतलब पूरा एक्यूरेसी के साथ में एक चिप लगा हुआ होता है जो आपके हाथों के इशारों को अच्छी तरह से देख लेता है, चेक कर लेता है। और ये सब चीज़ें की जाती है रडार का उपयोग करते हुए। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो बिना छुए नियंत्रण करने की अनुमति दे देता है। एक्चुअल में देखो ये है क्या, एक चिप बनाई है कंपनी ने। किसने बनाई है, क्या बनाई है, वो भी हम देखेंगे। ये चिप क्या करती है, आप अगर इस चिप को अगर हम फ़ोन के अंदर डाल दें, आप इस फ़ोन के ऊपर से अगर हाथ इस साइड में लेके जाओगे तो ये चलते हुए गाने को एक गाना आगे मूव कर देगा। अगर आप इसका मूवमेंट इस साइड में करोगे तो एक गाने को पीछे ले जाएगा। आपके फ़ोन पे अलार्म बज रहा है, आज तो आपको क्या है, अलार्म को बंद करना पड़ता है स्टॉप वाला बटन दबा के। मतलब डिस्प्ले आपकी टच वाली है बट आप उसको प्रेस तो करोगे और जैसे ही आप उसको टच करोगे वैसे ही आपका अलार्म जो है वो बंद हो जाता है। बट इस वाली चिप की सहायता से अगर हम फ़ोन के ऊपर से अपने हाथ को एक तरफ मूव कर देंगे, अपनी हथेली इसको दिखा देंगे, तो ये क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आपके अलार्म को ऑफ कर देगी। और ये चिप कैसे करती है, रेडार की सहायता से। इसमें ये सेंसर जो हैं वो सारे फीड किए गए हैं। अब इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है वो देखते हैं। तो हम किस डिवाइस की बात कर रहे हैं, गूगल सोली, होम पैड, गूगल होम या नन ऑफ दी अबव। देखो गूगल होम नहीं है, होम पैड भी नहीं है। अभी गूगल के द्वारा गूगल सोली करके एक चिप बनाई गई है। जिस भी डिवाइस में ये डालेंगे वो इस तरीके से काम करनी शुरू कर देगी और ये बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी अभी जो है मार्केट में आ जाएगी। बहुत सारी डिवाइसेस में, हमें फ़ोन में भी देखने को मिल सकती है और अदर भी इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे आपने देखा एआई जिसमें हम यूज़ करेंगे, एसी है तो वो बोलते क्या करेगा, आपको स्टॉप कर देगा। या फिर अभी तो क्या बोलने से और या फिर उसको इंस्ट्रक्ट करने से, फ़ोन की सहायता से हम एसी को ऑफ़ कर रहे थे। बट अब क्या होगा, आप जैसे ही अपने कमरे को वहाँ से छोड़ोगे, कमरे से बाहर जाओगे तो आपका एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये सेंसर के थ्रू भी काम करती है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में गूगल सोली का नाम आप सुनोगे। किसने इन्वेंट किया, तो इसको इन्वेंट भी किसने किया, गूगल ने। है क्या, चिप है जो सेंसर्स को रीड करती है। अगर कोई इंसान उसके आसपास में है तो उसका टेम्परेचर नाप लेती है। जिस तरीके का प्रोग्राम आप उस चिप में फीड करोगे वैसा ही काम वो करने लग जाएगी। याद रखना है, आईटी डेवलपमेंट के जो अपने आईए के सिलेबस में दिया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीटी स्टैंड फॉर इन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का मैंने लास्ट वाले पेपर में भी क्वेश्चन ऐड किया था, इसमें फिर से ऐड करेंगे।
पेपर तक ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें इतने अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। तो चैट जीपीटी में जो जीपीटी वर्ड है इसका फुल फॉर्म पूछा है जनरल पार्टीशन टेबल, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जनरल पब्लिक टेक्निक्स या जनरल पब्लिक टूल। इसमें देखो प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन आइडिया और वर्क। किसी और का आइडिया या किसी और के द्वारा किया गया कार्य आपने क्या किया, अपने नाम से उसको मार्केट में निकाल दिया। ठीक है, लिखा तो आर्टिकल किसने था, इस इंसान ने, बट इसके आर्टिकल को आपने गूगल से डायरेक्ट कॉपी किया। कॉपी करके आपने अपने नाम से जो है उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया। ये जो काम किया है आपने, ये एक्चुअल में किस श्रेणी के अंदर आएगा, या ये बोलें कि ये किस तरह का काम माना जाता है, कंप्यूटर की भाषा में उसे बोलते हैं प्लेगियरिज्म। ये अनएथिकल वर्क है कंप्यूटर की भाषा में। आप इस तरीके से किसी और के द्वारा किया गया कार्य आप अपने नाम से अपलोड नहीं कर सकते, आप अपने नाम से किसी को उसे बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, या उसका आप कहीं पर भी कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको इस कंटेंट को किसी और को भेजना है तो आप इसके नाम से ही भेजो, या फिर अगर आपको अपनी वेबसाइट पे इसको अपलोड करना है तो आप इसकी परमिशन लो पहले, है ना। ये होता है लीगल। बट इलीगल काम क्या है, आप उसके विदाउट परमिशन, उसके विदाउट कंसेंट आपने उसका डेटा ले लिया, आपने उसका आर्टिकल ले लिया और उसको अपने नाम से आगे बेचना शुरू कर दिया, उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, उसे सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। ये कहलाता है प्लेगियरिज्म। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट नहीं होता, पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट नहीं होगा। ऑल ऑफ दी अबव तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्कीम फैसिलिटेट्स रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिकम अवेलेबल ऑन द सेम प्लेस। एक ऐसी फैसिलिटी हमें बतानी है जो क्या करती है, अलग अलग विभागों को एक जगह पे लाके सब विभागों की फैसिलिटी एक ही जगह पे वो प्रोवाइड करवा देती है। डिजिटल भारत, ई कॉमर्स, ई मित्र या ई सुविधा। तो जो भी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, और हमें ये टर्म बहुत ही अच्छे से पता है, डेली लाइफ में हम इनके साथ में अपना सारा काम करवाते हैं। ई मित्र नाम आपने सुना होगा। ई मित्र नाम से एक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के ऊपर जो भी लोग रजिस्टर होते हैं वो अपना ई मित्र खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको 300 से 400 डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़, चाहे वो राजस्थान की या ऑल ओवर इंडिया की, जो भी स्कीम्स होती है, जो भी फैसिलिटी होती है, आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। तो डिफरेंट सर्विसेज को मिला के भी अगर टोटल बात करें, 300 से 400 सर्विसेज आप इस एक प्लेटफॉर्म पे उपयोग में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको रिचार्ज करना है, अगर आपको अपना बिजली का बिल भरना है, या फिर आपको अपने पोस्ट पेड का बिल भरना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, तो भी आप यहाँ से ई मित्र पे जाके आप अपना काम कर सकते हो। आपको अगर कोई डीएल बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, वोटर आईडी अगर आपको बनानी है, राशन कार्ड अगर आपको बनाना है, आधार अगर आपको बनाना है, सब सर्विसेज ई मित्र के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये एक्चुअल में कौन सी एप्लीकेशन पे पॉसिबल है, तो उसका नाम भी ई मित्र है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ई मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई थी उसे कब एस्टैब्लिश किया गया था, हमें ईयर पूछा है। पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे किसी को पेंटिंग आती है तो पेंटिंग करना उसकी अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और पेंटिंग भी अगर वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे करता है, जैसे गणेश जी की वो कोई फ़ोटो बनाता है और उस गणेश जी की फ़ोटो एक यूनिक तरीके से वो बनाता है, पत्तों से बनाता है या जो भी है, तो वो क्या करेगा, उस चीज़, वो पत्तों से जो उसने गणेश जी बनाए वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। उसने अपने दिमाग लगा के और फिर उस पत्तों का यूज़ किया, फिर उसने गणेश जी की प्रतिमा बनाई, तो ये उसकी अपनी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उससे पहले ये काम किसी ने भी नहीं किया था। तो ऐसी प्रतिभाओं को पहचान के उनको उनकी रियल जो उनका कार्य है, जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसमें उनको उनका नाम देना या नाम दिलवाना, एक उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था 1967 में। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भी क्या है, WIPO
WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1967 आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ ले सकते हो? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ लेते हैं? ये सारे ही सॉफ्टवेयर हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ ले सकते हैं। इसमें हम डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। ठीक है, वर्ड भी यूज़ लेते हैं, वर्ड स्टार, पेज मेकर, ये सारे यूज़ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग की कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्टकट टू रीनेम अ फोल्डर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8 एंड हायर वर्जन। विंडोज़ 8 और उससे ऊपर के जो वर्जन है उसमें अगर आपको किसी फोल्डर को रीनेम करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ लेते हैं? F2, F4, F6, F9। उसके लिए होता है F2, आप F2 को यूज़ ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट वाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड विच कमांड इज़ यूज्ड। तो जब भी आपको किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम पे आना है, नीचे आना है डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे, तो आप क्या प्रेस करोगे? होम की, एंड की, कंट्रोल पेज डाउन की और कंट्रोल एंड की। किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर मैं काम कर रही हूँ तो अगर मैं इस जगह पे हूँ, कंट्रोल पेज डाउन की से वो मुझे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे लेके आ जाएगा, मूव कर देगा मेरे कर्सर को एट द बॉटम ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट द एंटर की इज़ नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो, जैसे ही आपका टेक्स्ट यहाँ तक आया तो उसके बाद भी आप लिखे जा रहे हो, ऑटोमेटिकली वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप लिखते जा रहे हो। आप अपनी तरफ से एंटर कब दबाते हो? जब आप लाइन का एंड कर दो, सेंटेंस का, पैराग्राफ का या वर्ड का। तो अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखते हैं, हम कब जाके उसमें एक अपनी तरफ से एंटर प्रेस करते हैं नॉर्मली? जब हमारा वो पैराग्राफ जो है वो पूरा हो चुका है, हम जो लिखना चाह रहे थे वो 3-4 लाइन में हमने लिख दिया। अब 3-4 लाइन में भी हमने नहीं लिखा, हम तो उसको कंटिन्यूसली लिखे जा रहे थे। बट जैसे डॉक्यूमेंट का जो लेंथ है वो कंप्लीट हुआ, उसने उस टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे शिफ्ट किया और फिर अगली लाइन पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट किया। बट हम हमारी तरफ से एंटर को कब दबाएंगे? जब हम पैराग्राफ का एंड करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस। लाइन के बाद तो हम क्या करते हैं? इंग्लिश में लिख रहे हैं तो डॉट लगाते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो हम इस तरीके से एंड मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन द बोथ द साइड्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ मार्जिन। आप किसी टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट में लिख रहे हो तो देखा होगा कभी लाइन इस तरीके से बनती है, कभी वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, कभी वो थोड़ी छोटी, कभी इस तरीके से। तो दोनों तरफ से टेक्स्ट को बिल्कुल बराबर रखने के लिए आप जिस भी ऑप्शन का यूज़ लेते हो वो राइट होता है, जस्टिफाई, लेफ्ट या बोथ साइड। तो वो ऑप्शन होता है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, आपका टेक्स्ट अगर कम है लाइन में तो वो ऑटोमेटिकली बीच में उस टेक्स्ट के स्पेस आ जाएगा और वो पूरा टेक्स्ट इस तरीके से प्रॉपर लाइनिंग के अंदर लिखा जाएगा। स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो डॉक्यूमेंट की पूरी आपकी मैच करेगी। ये होता है दोनों साइड से टेक्स्ट को अलाइन करना, जस्टिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रोग्राम इज़ मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जिस प्रोग्राम की हम बात करें वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। एम्बेडेड विद विंडोज़ एंड यूज्ड टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट। बनाया किसने? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडोज़ के साथ में ये अमेंडमेंट करके आती है, अपने आप कॉपी करी हुई मिलता है ये प्रोग्राम आपको। ये क्या काम में आता है? वेब डॉक्यूमेंट को देखने के लिए काम में लिया जाता है। नेटस्केप, आउटलुक एक्सप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो, वेब डॉक्यूमेंट देखने के लिए आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए वेब पेजेस को देखने के लिए। और विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो विंडोज़ दी जाती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है, उसके साथ में इस सॉफ्टवेयर को दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर ही मिलेगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को आप कितने तरीके से सेव कर सकते हो? तो कंट्रोल और +S, ये तो हमारे पास तरीका है ही। बाकी F12 सेव एज़ करते हैं हम। उस डॉक्यूमेंट को हम कहीं पे भी सेव कर सकते हैं ले जाके F12 की से।
और दूसरा, आप नॉर्मल फाइल के ऊपर जाके किसी भी डॉक्यूमेंट के जो एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फाइल, वहाँ पे जाके आप उसमें सेव एज और सेव उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो 3 तरीके से हमारे पास सेव के ऑप्शन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था एमपी के अंदर, इंजीनियरिंग का कोई एग्ज़ाम था और उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के आईसीटी के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे सही लगा। तो हमारे पास भी अगर आए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। 3 तरीके से इसकी 3 जो है वो आंसर की सही मानी थी और 3 तरीके से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में अगर आप कंटेंट को जूम करते हो, जूम का साइन क्या होता है, इस तरीके से होता है, और जूम करते हो कितना कर सकते हो आप जूमिंग मैक्सिमम। पूछा किसमें है, पावर पॉइंट के अंदर, वो कर सकते हैं हम 400। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन विल यू यूज़ टू एंटर करंट टाइम इन वर्क शीट सेल। तो अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर का जो करंट टाइम है उसको आप यूज़ करना चाहते हो, उसको आप लिखना चाहते हो अपनी वर्कशीट सेल के अंदर। जो सेल होती है इस तरीके से वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, ये एक होती है सेल। इसमें आप लिखना चाहते हो अभी करंट टाइम जो भी चल रहा है। कौन सा फंक्शन यूज़ लोगे, टाइम, नाउ, करंट टाइम, उसके लिए यूज़ लिया जाता है नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज़ यूज टू डिलीट प्रोग्राम और फाइल परमानेंटली। अगर आपको फाइल्स को, प्रोग्राम को परमानेंटली डिलीट करना है तो एक ही ऑप्शन है, शिफ्ट डिलीट। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज़ यूज टू अप्लाई अ डिज़ाइन टू अ प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। कौन सी एक कमांड को आप यूज़ लेते हो अगर आपको किसी भी अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई डिज़ाइन अप्लाई करना है। ठीक है, किसी भी प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपर आपको अगर कोई डिज़ाइन अपना अपलोड करना है, अप्लाई करना है, थीम को यूज़ लेते हो, टेम्पलेट, स्लाइड मास्टर या लेआउट। तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डिज़ाइन दिए जाते हैं प्रेजेंटेशन में वो होती हैं थीम्स। इन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी जो प्रेजेंटेशन पीपीटी है उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड 2016 वाटरमार्क ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन। वाटरमार्क का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पे मिलता है, होता क्या है, जैसे टेक्स्ट के पीछे कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है, बहुत ही लाइट सा लिखा हुआ होगा, या फिर उसके टेक्स्ट के पीछे कोई इमेज होगी जो आपको हल्की हल्की दिख रही होगी, ये होता है वाटरमार्क। ये डिज़ाइन ऑप्शन में, लेआउट ऑप्शन में, इंसर्ट में या व्यू में, ये हमें मिलता है लेआउट, पेज लेआउट के अंदर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसमें एक्चुअल में लिखा हुआ आना चाहिए था पेज लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलम कमांड इन एमएस वर्ड इज लोकेटेड ऑन द डैश टैब। कॉलम कमांड का यूज़ क्या होता है, आपका पेज जो है वो इस तरीके से, आपने किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिख रखा है, पेज कौन सा है, एमएस वर्ड का। आप चाहते हो ये पूरा टेक्स्ट मुझे 2 कॉलम में डिवाइड हुआ हुआ मिले या मुझे 3 कॉलम में दिखे, तो ये पूरे टेक्स्ट को 3 कॉलम में डिवाइड कर देगा। ठीक है, वो होता है इंसर्ट में, होम में, व्यू, पेज लेआउट, तो वो भी होता है पेज लेआउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस फ्लॉपी डिस्क जो होती है डज नॉट हैव। इसके पास क्या चीज़ नहीं होती इस फ्लॉपी डिस्क में, डॉस में, अ बूट रिकॉर्ड, फाइल एलोकेशन टेबल, रूट डायरेक्टरी और वर्चुअल मेमोरी। इसमें एक वर्चुअल मेमोरी नहीं होती, बाकी जो है रूट डायरेक्टरी भी होती है, फाइल एलोकेशन टेबल भी होती है, बूट रिकॉर्ड भी इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर पीसी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एक वर्जन ये इनमें से नहीं है, ME, 98 XP और लिनक्स। तो लिनक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का कोई वर्जन नहीं है, ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज़ एंटी, एंटी का क्या मतलब होता है, न्यू टर्मिनोलॉजी, न्यू टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी, नॉर्मल टेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कनेक्टिंग पीपल, कॉन्टेक्ट स्विचिंग करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है, बट कॉन्टेक्टिंग पीपल का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताना है हमें
जो कि क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं आप जो भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करना चाहते हो उनके लिए पर्टिकुलर बनाया गया एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर और उस डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट करवा पाए, ये होते हैं डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पे बात हो रही है कंप्यूटर सिस्टम को जो कॉन्फ़िगर करे और मेंटेन करे, तो वो होते हैं सिस्टम यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग प्रोसेसेस दैट आर लॉजिकली रनेबल टू बी टेम्परेरली सस्पेंडेड इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखा था। न्यू स्टेट होती है, देन रेडी स्टेट होती है, रेडी के बाद होती है रनेबल। और ये कह रहा है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो लॉजिकली रनेबल स्टेट में है बट टेम्परेरली जो है वो सस्पेंड की गई है। अब वो सस्पेंड होके अगर वो प्रिमिटिव है तो वो रेडी में आ सकती है, अदरवाइज वो आईओ के लिए, इनपुट आउटपुट काम करने के लिए भी जा सकती है। इस तरीके की प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इन्हें बोला जाता है प्रिमिटिव, जिन्हें हम बीच में रोक सकते हैं किसी भी कार्य के लिए, टेम्परेरली हम उनको सस्पेंड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। और जिन प्रोसेस को हम बीच में नहीं रोक सकते अपनी मर्जी से, वो कहलाती है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिटिकल सेक्शन इज ए प्रोग्राम सेगमेंट। क्रिटिकल सेक्शन जो होता है ये कौन से प्रोग्राम सेगमेंट के अंदर आएगा, विच इज़ हैविंग हायर प्रायोरिटी, वेयर शेयर रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड, विच फोर्सेज डेडलॉक, वेयर कोड इज शेयर्ड बाय द प्रोग्राम्स। इसके अंदर कुछ कोड होता है जिसे सभी प्रोग्राम शेयर करते हैं, या फिर ये एक बहुत ही हाई प्रायोरिटी का कोई सेक्शन होता है, या इसके अंदर हम शेयर की गई रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं जिनको बहुत सारी प्रोसेसेस के बीच में शेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम रखते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल का फुल फॉर्म पूछा है नॉर्मल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। कंप्यूटर नहीं होता, कॉमन बैकअप नहीं होता, कंप्यूटर बिजनेस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। जब कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी होती है हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ लेते हैं, बेसिक, फोर्ट्रिन, कोबोल या पास्कल। तब हम लेते हैं फोर्ट्रिन लैंग्वेज का यूज़। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। कोबोल को अभी हम पढ़ चुके हैं। जब बिजनेस ओरिएंटेड अगर हमें कोई काम करने होते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस होती हैं वो है कोबोल, और अगर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है तो हम फोर्ट्रिन का, फॉर्मुलेशन ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड। एक सेट ऑफ रूल्स हैं। सेट ऑफ रूल्स का मतलब रूल्स का एक सेट है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। विच टेलिंग द कंप्यूटर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, कि क्या ऑपरेशन आपको करना है। इसे प्रोसीजर लैंग्वेज बोलते हैं, स्ट्रक्चर, नेचुरल या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक्चुअल में काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ जावा सी कमांड। जावा सी कमांड एक्चुअल में क्या होती है, एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम, डिबग अ जावा प्रोग्राम, इंटरप्रेट अ जावा प्रोग्राम और कंपाइल अ जावा प्रोग्राम। तो जब भी आपको जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है हम जावा सी कमांड का यूज लेते हैं। करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड इज कॉल्ड मदर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर बोला जाता है, सी प्लस प्लस, सी, जावा, कोबोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी को हम सभी जो लैंग्वेजेस हैं उनकी मदर बोलते हैं, क्योंकि इसी से सब फंक्शन वगैरह जो भी हैं सी के अंदर हम जिन जिन चीज़ों को यूज़ लेते हैं वो सारे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही शुरू हुए थे। सी एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल, हाई लेवल विद सम लो लेवल फीचर और लो लेवल विद सम हाई लेवल फीचर। सी जो है वो हाई लेवल और लो लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज है, ठीक है। ये हाई लेवल के जो बेनिफिट्स होते हैं उनको भी ये अपने अंदर रखती है, सारे फंक्शन ये प्रोवाइड करवाती है।
बट ये लो लेवल के साथ में भी काम करती है, मशीन पे भी ये काम करती है, सो इसे बोलते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल में तो C++ आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन ना होता कि हाई लेवल विद सम लो लेवल फीचर, तो आप क्या करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसको करोगे कि C एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बट अगर आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन मिले कि C जो है वो हाई लेवल के साथ में कुछ लो लेवल के फीचर भी अपने साथ में लेकर चलती है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ये बोलें कि लो लेवल है उसके साथ में वो हाई लेवल के फीचर रखती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। C एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और अगर हाई लेवल ना दिया है आपको, तो हाई लेवल के साथ में कुछ लो लेवल के फीचर भी ये हैंडल करती है। और अगर आपको सिर्फ दिया हो C एक मिडल लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल और लो लेवल के बीच की लैंग्वेज है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन C? कौन सा एक इन सभी में से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है? देखो, इफ़ क्या होता है, इफ़ अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल करी तो आप इस रास्ते पे जाओगे, अदरवाइज आप इस रास्ते पे जाओगे। यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है। एग्जाम्पल लेके समझ लिया अगर आपको समझ आ जाएगा। स्विच में क्या होता है, जो भी कोई केस आपको यहाँ पे दिया है, आपकी दी गई कंडीशन प्रोग्राम में अगर इस केस से मैच होती है, तो आप 1 2 3 4 इनमें से कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे। अगर ये कंडीशन 3 के लिए है तो 3 वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर 2 के लिए है तो 2 वाला एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे भी डिसीजन लिया जाएगा। गो टू वाला स्टेटमेंट क्या होता है, अगर आप इस स्टेटमेंट तक आते हो और ये एग्जीक्यूट होगा, ये आपको यहाँ पे ले जाएगा या फिर ये आपको यहाँ ले जाएगा, ये भी डिसीजन लेने के काम आ रहा है। तो ये सभी स्टेटमेंट आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन बिलो कोड? इसमें दिया क्या है, इंटीजर टाइप का एक y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 9। अब अगली जो स्टेटमेंट है वो है y प्लस इक्वल टू y प्लस 3, और हमें प्रिंट करना है y को, y की वैल्यू को लास्ट में प्रिंट करवाना है। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या बोलता है, आप राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे। ये बोल रहा है y प्लस 3, y में 3 को ऐड कर दो, तो y की वैल्यू है 9, 9 में 3 ऐड करोगे कितने हो गए, 12। अब अगली लाइन ये बताओ क्या कह रहा है, y प्लस इक्वल टू 12। इसका मतलब y की जो वैल्यू है उस y की वैल्यू में 12 को ऐड कर दो। एक्चुअल में इस वाले अगर दोनों ऑपरेटर को हम ओपन करें तो वो इस तरीके का स्टेटमेंट बन जाएगा। जैसे मैं लिखूँ a प्लस इक्वल टू 2, तो a में अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं a में 2 वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या होता है, a में आप a की वैल्यू और 2 को ऐड कर दो, तो a में कितना आ जाएगा, a में वैल्यू आ जाएगी 4। वैसे ही क्या बोल रहे हैं, y में जो वैल्यू थी उसमें आप 12 को ऐड कर दो। y में वैल्यू एक्चुअल में कितनी थी, 9, 9 में आप 12 को जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 21। y में वैल्यू कितनी आ गई, 21। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि y के अंदर जो है वैल्यू 12 आ गई, ये सारी चीज़ें ना एक साथ में होगी। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे इसे पहले ही हम यहाँ पे कर लेते हैं, y इक्वल टू y प्लस 3, ये अंदर वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। y कितना है, 9, 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। अभी तक हमने y में कोई वैल्यू नहीं डाली, अब y के अंदर आप 12 को ऐड कर दो। y में है 9, इसमें 12 ऐड करोगे, कितने आए, ये हो गए 21। 21 को आप y में असाइन कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 21। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर ऑफ ऊप इंडिकेट द कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी? तो जब भी आप ऊप्स के फीचर आपको सिलेबस में दिए गए हैं, ऊप्स के फीचर में आप पढ़ोगे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस आपको पढ़ने को मिलेगा, इनकैप्सुलेशन आपको पढ़ने को मिलेगा, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे फीचर होते हैं ऊप्स के। ये सब हम ऊप्स में कवर करेंगे एकदम डिटेल में। बट रीयूजेबिलिटी की बात करें तो इनमें से कौन से एक फीचर का जो मेन मकसद होता है वो बताता है कि आप उस कोड को रीयूज़ कर सकते हो, तो वो होता है इनहेरिटेंस का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला आंसर।
द फीचर बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऐसा फीचर जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, इंटरेक्ट कर पाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? मैसेज को रीड करना है? नहीं। मैसेज को पास करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है या बाइंड करना है? बाइंड करना होता है बांधना, ये नहीं होगा। डेटा ट्रांसफ़र मतलब आप किसी डेटा को कहीं पे सेंड कर रहे हो, ये नहीं होगा। इसका मतलब है अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन करवाना चाहते हो, आप इनके बीच में मैसेज को पास करो, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैसेज पासिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू फ्री द मेमोरी एलोकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में किसी ऑब्जेक्ट को आपने मेमोरी दी, आप उससे उस मेमोरी को फ्री करवाना चाहते हो, उसके लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ लोगे? अनएलोकेट, फ्री, कलेक्ट। उसके लिए हम यूज़ लेते हैं डिलीट ऑपरेटर को। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेंस ऑफ विच टाइप ऑफ क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड। कौन सी ऐसी क्लास होती है जिसमें इंस्टेंस को आप क्रिएट नहीं कर सकते? पेरेंट की, एब्स्ट्रैक्ट का इंस्टेंस या फिर एनोनिमस क्लास, नेस्टेड क्लास। तो आप हमेशा ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम इंस्टेंस को क्रिएट नहीं कर सकते, क्लास का इंस्टेंस हम नहीं बना सकते। करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। और इसमें ऊप्स के लिए आप ध्यान रखना, मैं नेटवर्क को ख़त्म करते ही ऊप्स के ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगी, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप शिफ्टिंग वायरस ऑल्सो नोन एज। जो वायरस अपनी बार बार शेप जो है, अपनी जो शेप होती है वो शिफ्ट करता रहता है, चेंज होता रहता है, वो किस तरीके का वायरस है? पॉलीमॉर्फिक, स्टील्थ वायरस, ब्राउज़र हाईजैकर, बूट सेक्टर वायरस, उनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। इस पॉली का मतलब ही क्या होता है? बहुरूपता, ठीक है, अलग अलग रूप में वो आता है। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होते हैं वो शेप शिफ्टिंग वायरस भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर एंड स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो खुद की कॉपी बनाता रहता है और अपने आप को दूसरे जो एग्जीक्यूटेबल कोड हैं उनके अंदर अपनी कॉपी बना बना के उनको अंदर भी स्प्रेड हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, फैल जाता है। वो क्या होता है? की लॉगर, वॉर्म, वायरस या क्रैकर। तो वो होता है वायरस। वायरस एक तरह का सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है और वो खुद अपनी जितनी भी कॉपीज़ होती हैं वो बनाता रहता है और उसको इंसर्ट करवा देता है अदर एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर, या अदर कोई भी जो सही डॉक्यूमेंट है उनके अंदर वो इंसर्ट हो जाता है। उनका डेटा भी वो हार्म करने की कोशिश करता है। सॉफ्टवेयर का अगर कोई एग्जीक्यूटेबल कोड है उसमें वो चला जाएगा, जिससे क्या वो सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये काम किसके होते हैं? वायरस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेज इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज। कंप्यूटर में जो वायरसेस अभी हमने देखा था, ऐसा कौन सा वायरस होता है जो खुद के कोड को, खुद को किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर अटैच कर देता है? इसे होस्ट प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम या ट्रोजन हॉर्स। तो जब भी कोई वायरस ऐसा हो जो अपने आप को किसी और प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट कर ले या अटैच कर ले, इस तरीके के वायरस, देखो यूज़र को कैसे दिखेगा? मान लेते हैं ये है VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर के अंदर जो वायरस था उसने अपना कोड भी यहाँ पे अटैच कर दिया। जैसे ही यूज़र इस VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करेगा, चलाएगा, रन करेगा, तो वो वायरस भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या है कि हो सकता है VLC मीडिया प्लेयर करप्ट हो जाए। हो सकता है वो जो वायरस था वो बूट वायरस था, उसने क्या किया, सीधा आपकी हार्ड डिस्क पे वार किया, सीधे आपके जो बूट सेक्टर था उसके ऊपर वार किया और उसको डिलीट कर दिया। तो किसी अदर प्रोग्राम के अंदर खुद को छुपा के अटैच कर लेना और इसका यूज़र को पता ना होना, ये होता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NGFW इज स्टैंड्स न्यू जनरल फायरवॉल, नेक्स्ट जनरल फायरवॉल। इसका फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो यहाँ तक हमने टोटल 85 क्वेश्चन टेक्निकल के डिस्कस कर लिए हैं। आप इनको अच्छे से रिवाइज करो और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है आप उनको
उसके लिए मेरा सजेशन है आप उसके लिए अलग एक जहाँ पे भी आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड नोट्स बनाए हैं वहाँ पे उनको नोट डाउन करो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, टेस्ट आपको रेगुलर देने हैं, और कोई कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। उनको लेके अगर कोई अदर डिस्कशन है वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो सूचना सहायक 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 आईए के लिए तो यहाँ पे ये आपको चैनल मिलेगा कंप्यूटर टीचर के नाम से। इसमें आप जब वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आईए से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा जो आईए के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को पूरी कर सकते हो, अच्छी कर सकते हो। नंबर सिस्टम के भी काफ़ी वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें कंप्लीट होता है आपका पूरा नंबर सिस्टम। साथ में इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्री ट्रावर्सल में अगर दिक्कत है, इन फिक्स, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में दिक्कत है तो इनके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट आपको पूरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। आप यहाँ पे जाके वीडियो जो भी आपको आपके लिए यूज़फुल लगे आप उसको देख सकते हो। मेजर डेवलपमेंट आईटी फील्ड में ये भी हमने डिस्कस किए थे। HTML का रिवीजन एक वीडियो में, 2 वीडियो में कंप्लीट कराया है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें डाले हुए हैं। आईए का प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मैंने इसमें अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी को इस तरीके से ही जारी रखें। तो एग्ज़ाम की डेट आने से पहले पहले हमें पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। अपनी तैयारी को आप जांचते रहे, इसी तरह से टेस्ट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।